कहानी की शुरुआत एक जंगल से घिरे रहस्यमयी शहर से होती है, जहां सूरज डूबने से ठीक पहले एक आदमी घंटी बजाते हुए शहर की गलियों में चलता रहता है। उस आदमी का नाम शेरिफ बॉयड है। ऐसा लगता है जैसे वह सभी लोगों को किसी बड़े खतरे से सावधान कर रहा हो। दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट में ग्राहक अभी अपना खाना खत्म भी नहीं करते कि वहां का एक कर्मचारी उनकी प्लेटें हटाकर ले जाता है। हैरानी की बात यह है कि ग्राहक नाराज होने के बजाय उसे धन्यवाद देकर वहां से चले जाते हैं। क्या सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? असल में इस शहर में रात होते ही अजीब और खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। मौत का एक भयानक खेल शुरू हो जाता है। इस शहर के लोग दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। कुछ लोग कॉलोनी हाउस में रहते हैं और बाकी लोग गांव में। कॉलोनी हाउस की लीडर डोना है, जबकि गांव का लीडर बॉयड है। इसी बीच लॉरेन नाम की एक महिला अपनी छोटी बेटी मेघान के साथ अपने पति फ्रैंक के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी फ्रैंक वापस नहीं आता। आखिरकार मजबूर होकर वह घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। रात में जब मेघान सोने जा रही होती है, तभी खिड़की के बाहर से कोई उसे आवाज देने लगता है। मेघान खिड़की के पास जाकर देखती है कि एक बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उसे खिड़की खोलने के लिए कह रही है। उसी समय लॉरेन वहां पहुंच जाती है और मेघान को खिड़की खोलने से मना करने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही मेघान खिड़की खोलती है, वह बूढ़ी औरत एक भयानक दानव में बदल जाती है। अगली सुबह फ्रैंक को होश आता है और वह घर लौटता है। घर के सामने लोगों की भीड़ देखकर वह हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बॉयड गुस्से में उसे पकड़कर उसकी बेटी के कमरे में ले जाता है। कमरे के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। कमरे में प्रवेश करते ही फ्रैंक पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसकी पत्नी और छोटी बेटी की बेरहमी से क्षत विक्षत लाशें जमीन पर पड़ी थीं। वह दृश्य एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देता है। कमरे से बाहर निकलते समय बॉयड की नजर जमीन पर पड़े एक ताबीज पर पड़ती है। यही ताबीज उन अशुभ दानवों को घर के अंदर आने से रोकता है। वह उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और हमें एक परिवार दिखाई देता है। पता चलता है कि जिम, उसकी पत्नी टैबिथा और उनके दो बच्चे जूली और ईथन छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा पर निकले थे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक उन्हें रास्ते के बीचों बीच एक विशाल पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण उन्हें रुकना पड़ता है। दिखने में यह पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इसके साथ एक भयानक रहस्य जुड़ा हुआ है। जो भी इस पेड़ को देखता है वह इस अभिशप्त शहर के जाल में फंस जाता है। वे लोग गाड़ी से उतरकर पेड़ के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक चारों तरफ से अनगिनत कौएं उड़कर आने लगते हैं और अजीब तरीके से काम करने लगते हैं। अनजाने डर से जिम एक पल भी देर नहीं करता और तुरंत अपने परिवार को लेकर गाड़ी घुमाकर दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। कुछ देर बाद जूली देखती है कि उसके मोबाइल फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। चारों ओर भी एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है और ठीक उसी समय वे उस रहस्यमयी शहर में पहुंच जाते हैं, जहां एक बार दाखिल होने के बाद बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। शहर में प्रवेश करते ही जिम और उसका परिवार देखते हैं कि सड़क पर खड़ी लगभग हर गाड़ी के टायर खराब हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बेकार कर दिया हो। वहीं शहर के लोग एक जनाजे में शामिल हुए हैं। जिम गाड़ी से उतरकर वहां मौजूद लोगों से इस शहर से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि सच तो यह है कि उस रास्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर भी घबराहट से बचाने के लिए बॉयड उसे सामने वाली सड़क पर आगे बढ़ने के लिए कहता है। जिम उसकी बात मानकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद वह हैरानी से देखता है कि वह फिर से घूमकर उसी शहर में वापस आ गया है। जब यही घटना बार बार होने लगती है, तब बॉयड अपने सहायक केनी को तैयारी करने के लिए कहता है। वे लोग सड़क पर कीलें बिछा देते हैं ताकि जिम की गाड़ी को रोका जा सके, लेकिन तभी अचानक जिम की गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ जाती है। दोनों ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और देखते ही देखते एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। इस हादसे में जिम और जूली को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन टैबिथा बेहोश हो जाती है और ईथन के पैर में लोहे की एक रॉड घुस जाती है। दूसरी गाड़ी से निकलकर टोबी नाम का एक युवक शहर में आता है और बॉयड को दुर्घटना की खबर देता है। बॉयड वहां पहुंचकर गाड़ी से जेड नाम के एक युवक को बाहर निकालता है, जो बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए बॉयड उसे गाड़ी के साथ ही बांधकर छोड़ देता है। इसके बाद बॉयड देखता है कि जिम का परिवार अब भी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है। कुछ ही देर में कई लोग मिलकर जूली और टैबिथा को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टी बताती हैं कि ईथन का इलाज एक पल भी देर किए बिना शुरू करना होगा। समस्या यह थी कि सूरज डूबने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। इस शहर में अंधेरा होते ही बाहर रहना मौत को खुद बुलाने के बराबर था। ऐसे मुश्किल समय में बॉयड एक साहसिक फैसला लेता है। वह रहस्यमयी ताबीज को वैन के दरवाजे पर लटका देता है और डॉक्टर क्रिस्टी से वहीं ईथन का इलाज शुरू करने के लिए कहता है। ये पहली बार था जब किसी घर की जगह एक गाड़ी में ताबीज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद बॉयड टैबिथा और जूली को शहर की ओर भेज देता है। फिर वह अपने बेटे एलिस से कहता है कि वह उन दोनों का ध्यान रखे। जब एलिस, केनी, जूली और टैबिथा शहर की ओर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क पर बिछी
हुई कीलों की वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। कॉलोनी हाउस पास ही था, इसलिए एलिस सबको जान बचाकर दौड़ने के लिए कहता है। तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जैसे ही वे कॉलोनी हाउस के करीब पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि कुछ रहस्यमयी लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर से वे बिल्कुल आम इंसानों जैसे दिखाई देते थे, लेकिन असल में वे खून के प्यासे भयानक राक्षस थे। तभी कोई दरवाजा खोल देता है और वे किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बॉयड वैन के अंदर एक ताबीज टांग देता है और क्रिस्टी ईथन का इलाज करने लगती है। तभी चारों ओर से वे भयानक राक्षस वैन की तरफ आने लगते हैं और कहते हैं कि वे उनकी मदद करने आए हैं। जिम दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन बॉयड किसी तरह उसे रोक देता है। तब बॉयड जिम को इस शहर का भयानक सच बताता है। वह कहता है कि रात होते ही ये राक्षस बाहर निकल आते हैं और इस ताबीज की वजह से ही उनसे बचा जा सकता है। अचानक ईथन के शरीर में फिर से दौरा पड़ने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपने आप सामान्य हो जाता है। उधर कॉलोनी हाउस में डोना टैबिथा को इस भयानक सच्चाई के बारे में बताती है, लेकिन टैबिथा इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती। तब डोना उसे अपने अतीत की दर्दनाक कहानी सुनाती है कि वह इस जगह कैसे पहुंची और उसके साथ क्या हुआ था। वह बताती है कि उसने भी उसी अभिशप्त पेड़ को देखा था और उसकी आंखों के सामने ही उन राक्षसों ने उसकी बहन को बेरहमी से मार डाला था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर करें। आगे भी ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। दूसरी तरफ सारा नाम की एक लड़की क्लिनिक में टोबी के पास बैठकर उससे बातें करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अचानक ही सारा एक तेज धार वाला हथियार निकालकर टोबी के गले में घोंप देती है। टोबी दर्द से तड़पते हुए वहीं मर जाता है। इसके बाद सारा अकेले बैठकर किसी से बातें करने लगती है। तभी पता चलता है कि कोई अदृश्य शक्ति सारा को नियंत्रित कर रही है और उसी के जरिए उससे ये सब काम करवा रही है। कुछ देर बाद एक नर्स ऊपर आती है और देखती है कि क्लिनिक का दरवाजा खुला हुआ है और ठीक उसके सामने वे भयानक राक्षस खड़े हैं। डर के मारे नर्स तुरंत नीचे बेसमेंट में भाग जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। अगली सुबह सूरज निकलने पर पता चलता है कि बॉयड और बाकी सभी ने सुरक्षित रात गुजार ली। उधर केनी, फादर खत्री और क्रिस्टी जब क्लिनिक लौटते हैं तो देखते हैं कि क्लिनिक का दरवाजा खुला हुआ है और ताबीज जमीन पर पड़ा है। यह देखकर उन्हें शक होता है कि रात में यहाँ जरूर कोई भयानक घटना हुई है। केनी तुरंत बेसमेंट की ओर भागता है और वहाँ अपने पिता की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई देखता है। अपने पिता के शव को गले लगाकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ ईथन कॉलोनी हाउस के बाहर सफेद कपड़े पहने एक रहस्यमयी लड़के को देखता है। एक दिन ईथन की मुलाकात विक्टर से होती है, जो इस अभिशप्त शहर का सबसे पुराना निवासी था। शहर के ज्यादातर लोग उसे मानसिक रूप से बीमार समझते थे, लेकिन उसके व्यवहार में अनगिनत अनजाने रहस्य छिपे हुए थे। उधर डोना जेड को इस शहर की भयानक सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेड इन सारी बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ फादर खत्री जिम और उसके परिवार को रहने के लिए एक घर दिखाने ले जाते हैं। यही वह घर था जहां फ्रैंक की पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी। इसी बीच फ्रैंक की सजा का समय भी आ जाता है। इस शहर का एक सख्त नियम था कि अगर किसी की वजह से किसी निर्दोष इंसान की जान चली जाए तो रात के समय उसे बिना ताबीज के एक बॉक्स में बंद करके छोड़ दिया जाएगा। इस शहर में जब भी कोई नया व्यक्ति आता था तो उसे फैसला करना पड़ता था कि वह कॉलोनी हाउस में रहेगा या गांव के किसी घर में। इसीलिए सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहाँ बॉयड फैसला करता है कि जेड केनी के साथ उसके घर में रहेगा। दूसरी तरफ जिम का परिवार उसी घर में रहने का फैसला करता है, लेकिन जूली कॉलोनी हाउस में रहने का निर्णय लेती है। जिम और टैबिथा किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं कर पाते। तब बॉयड उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसका बेटा एलिस वहाँ रहता है और वह जूली का पूरा ध्यान रखेगा। उधर जब केनी जेड को टोबी की लाश दिखाता है तब जेड को यकीन हो जाता है कि वह सचमुच इस मौत के शहर में फंस चुका है। रात होते ही फ्रैंक को उसके अपराध की सजा के तौर पर उस बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात गहराते ही एक एक करके वे भयानक राक्षस फ्रैंक के बॉक्स के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। मौत को अपने सामने देखकर फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वे राक्षस उस पर हमला कर देते हैं। अगली सुबह बॉयड फ्रैंक की लाश को दफनाने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात ईथन और जिम से होती है। वे नाश्ता करने के लिए डाइनर जा रहे थे। वह डाइनर केनी की माँ का था और सारा वहीं काम करती थी। अचानक जिम बाथरूम में जाकर रोने लगता है क्योंकि वह इस पूरी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी विक्टर ईथन के पास आकर सफेद कपड़े पहने उस लड़के के बारे में पूछता है। उसी समय जिम वापस आ जाता है। विक्टर को देखते ही वह गुस्से से भर जाता है और उसे धक्का देकर डाइनर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ टैबिथा जूली से मिलने कॉलोनी हाउस जाती है और उसे समझाती है कि वह वापस अपने परिवार के पास लौट आए, लेकिन जूली उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। घर लौटने के बाद जिम और टैबिथा के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी उनके छोटे बेटे थॉमस की मौत थी। दोनों ही उसकी मौत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार मानते थे। इसी वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया था। ये सच जानने के बाद जूली भी अपने माता पिता से दूर रहने का फैसला करती है। इधर जिम
जिम और टैबिथा के झगड़े का फायदा उठाकर विक्टर चुपके से ईथन को अपने साथ ले जाता है। वह उसे जंगल में उस रहस्यमयी सफेद कपड़े पहने लड़के को ढूंढने के लिए ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक अजीब पेड़ दिखाई देता है। विक्टर बताता है कि इस पेड़ के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इंसान कहाँ पहुँचेगा ये कोई नहीं जानता। उधर जब जिम और टैबिथा को ईथन कहीं दिखाई नहीं देता तो वे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी खोजने के बाद जंगल में उन्हें ईथन और विक्टर मिल जाते हैं। उन्हें देखते ही विक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिम पर बंदूक तानता है और वहाँ से भाग जाता है। विक्टर का एक अजीब शौक था, वह हर चीज की तस्वीर बनाकर रखता था। वहीं से हमें पता चलता है कि विक्टर बचपन से ही इस अभिशप्त शहर में फंसा हुआ है और वही सफेद कपड़े पहना रहस्यमयी लड़का उसे अब तक जिंदा रहने में मदद करता आया है। वर्तमान में दिखाया जाता है कि विक्टर 6 कब्रें खोद रहा है। जब डोना उससे इसकी वजह पूछती है तो वह कहता है, इस बार मैं पहले से ही तैयारी करके रख रहा हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिम, टैबिथा और ईथन डाइनर में बैठे हुए हैं। सारा भी उनसे अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन तभी सारा के हाथ पर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा एक संदेश लिखा जाता है। उस पर लिखा होता है, किल द बॉय, यानी ईथन को मार दो। इसके तुरंत बाद सारा के शरीर में तेज दौरे पड़ने लगते हैं। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे तुरंत क्लिनिक ले जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। हालात की जांच करने के बाद डॉग क्रिस्टी फैसला करती हैं कि कम से कम एक रात तक सारा को क्लिनिक में निगरानी में रखा जाएगा। रात में सारा और क्रिस्टी क्लिनिक में साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। बातों बातों में अचानक सारा पूछती है, अगर एक गलत काम के बदले इस शहर के सभी लोगों को आजादी मिल जाए तो क्या तुम वह काम करने के लिए तैयार हो? कुछ देर चुप रहने के बाद क्रिस्टी जवाब देती है, अगर सच में मेरे एक गलत फैसले की वजह से इस अभिशप्त शहर के सभी लोग आजाद हो सकते हैं तो मैं वह फैसला लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं। क्रिस्टी का यही जवाब ईथन की हत्या करने के लिए सारा का हौसला और भी बढ़ा देता है। अगले दिन डाइनर जाते समय सारा की मुलाकात उसके भाई नाथन से होती है। नाथन जानता था कि सारा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वही आवाजें उसे अलग अलग काम करने के लिए मजबूर करती हैं। वह सारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे अपने मामले से दूर रहने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बॉयड अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। कब्र के सामने बैठकर वह अपने दिल की सारी बातें उससे कहता है। वह बताता है कि शहर से बाहर निकलने के लिए उसके दिमाग में एक बहुत ही जोखिम भरी योजना आई है, लेकिन उस योजना को सफल करने के लिए शायद उसे अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। इसलिए वह अपनी पत्नी से किसी इशारे की उम्मीद करता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही होती है। इधर नाथन तुरंत फादर खत्री के पास पहुंचकर सारा की असली परेशानी बताता है। वह कहता है कि सारा किसी अदृश्य शक्ति के आदेश मान रही है जो उसे बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर रही है। मामले की गंभीरता समझते हुए फादर खत्री बिना देर किए नाथन को साथ लेकर सारा की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सारा जिम के घर जाती है और खेलने का बहाना बनाकर ईथन को घर से बाहर नाथन के फार्म पर ले आती है। टैबिथा भी उनके साथ होती है। चालाकी से सारा टैबिथा को फार्म के एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद बाहर आकर वह ईथन को अपने पास बुलाती है। जैसे ही वह उसे मारने वाली होती है तभी नाथन वहाँ पहुँच जाता है। तब सारा कहती है, यही आखिरी बलि है, इसके बाद हम सब अपने घर वापस जा सकेंगे। लेकिन नाथन किसी भी कीमत पर ईथन को नुकसान नहीं पहुँचने देता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी गलती से सारा का वार नाथन पर ही हो जाता है। उसी समय फादर खत्री वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन सारा वहाँ से भाग जाती है। फादर खत्री भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और नाथन वहीं दम तोड़ देता है। अगली सुबह जिम घर की बिजली की वायरिंग चेक करने जाता है और देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि घर की बिजली की तारें कहीं भी जुड़ी हुई नहीं थीं। फिर भी पूरे घर में बिजली चल रही थी। तभी वहाँ जेड आता है। उसके साथ एक रेडियो भी था। वह उसकी मदद से बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए सिग्नल भेजने की योजना बनाता है। जिम भी इस काम में उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर जेड की गाड़ी से तार निकालकर एक एंटेना बनाते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ एक थी। सिग्नल भेजने के लिए उन्हें किसी ऊंची जगह की जरूरत थी, इसलिए वे जंगल में जाकर एक ऊंचा पेड़ ढूंढ लेते हैं। जिम एंटेना लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है और जेड नीचे बैठकर तारों को रेडियो से जोड़ने लगता है। अचानक वहाँ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जेड को पेड़ की डालियों पर अनगिनत लोगों की क्षत विक्षत लाशें लटकी हुई दिखाई देती हैं। उसी के साथ उसे वही रहस्यमयी निशान भी फिर से दिखाई देता है। तभी एक अनजान आदमी उस पर बंदूक तान कर गोली चला देता है। डर के मारे जेड भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल जिम उसे जगा देता है। तब हमें समझ आता है कि यह सब सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन इसके बाद भी जेड वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच हमें एक चौंका देने वाली सच्चाई पता चलती है। सारा भागी नहीं थी, बल्कि फादर खत्री ने उसे चर्च के बेसमेंट में बांध कर रखा था। उसका मकसद यह जानना था कि सारा जिस रहस्यमयी आवाज की बात करती है वह सच है या नहीं। सारा बताती है कि एक दिन उस आवाज ने उससे कहा था कि इस शहर में एक साथ 2 गाड़ियां आएंगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। उसी आवाज के कहने पर उसने कुछ लोगों की हत्या भी की ताकि इस शहर के सभी लोग
आजाद हो सकें। लेकिन फादर खत्री उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तब सारा कहती है कि वह इसका सबूत दे सकती है। तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर से उससे बात करने लगती है। इसके बाद सारा एक तस्वीर बनाकर फादर खत्री को देती है। वह कहती है कि जब फादर खत्री पहली बार इस शहर में आए थे तब उन्होंने अपना बैग जमीन के नीचे छिपाया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और उस तस्वीर में बैग के अंदर रखी एक चीज की हूबहू तस्वीर बनी हुई थी। ये देखकर फादर खत्री स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि यह सच किसी के लिए भी जानना नामुमकिन था। दूसरी ओर टैबिथा ईथन को लेकर लॉरेन का कुछ सामान डाइनर के स्टोर रूम में रखने जाती है। वहाँ उसे एक पुराना ब्रेसलेट मिलता है। ये वही ब्रेसलेट था जो टैबिथा ने जिम के पिता के जूते के फीते से बनाकर जिम को दिया था, लेकिन जूली के जन्म के समय अस्पताल में खो गया था। उधर कॉलोनी हाउस में जूली की फातिमा और एलिस के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। तीनों साथ में अच्छा समय बिताने लगते हैं। जब जिम घर लौटता है तो देखता है कि टैबिथा बेसमेंट में गड्ढा खोद रही है। वजह पूछने पर टैबिथा उसे वही ब्रेसलेट दिखाकर कहती है, यह ब्रेसलेट इस शहर में कैसे आया? इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है और घर की बिजली की तारें भी बेसमेंट के नीचे से आ रही हैं। अगर सच जानना है तो यहीं खोदना होगा। शुरू में जिम इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वह भी उसके साथ गड्ढा खोदने लगता है। उधर फादर खत्री अपना छिपाया हुआ बैग निकाल कर देखते हैं। बैग के अंदर रखी चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सारा ने अपनी तस्वीर में बनाई थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि सारा सच बोल रही है। दूसरी तरफ जेड बार बार वही रहस्यमयी निशान कागज पर बना रहा था। तभी केनी की माँ वह निशान देखकर उसे एक डायरी दिखाती है जिसमें बिल्कुल वही निशान बना हुआ था। अगले दिन कॉलोनी हाउस में फातिमा के आने की पहली सालगिरह मनाई जा रही थी। इस मौके पर सभी ने एक पार्टी रखी, लेकिन यह दिन एलिस के लिए खुशी का नहीं था, क्योंकि इसी दिन उसने अपनी माँ एबी को खोया था। उस दर्द को भूलने के लिए वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। एबी की मौत कैसे हुई ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा, लेकिन उसी रात कॉलोनी हाउस पर एक भयानक हादसा टूट पड़ता है। जब सभी लोग पार्टी में मस्ती कर रहे थे तभी ऊपर के कमरे में मौजूद एक युवक बाहर खड़ी एक खूबसूरत औरत जैसे दिखने वाले दानव के प्यार में पड़ जाता है। उसकी मीठी बातों में आकर वह खिड़की खोल देता है। अंदर आते ही वह औरत अपने असली राक्षसी रूप में आ जाती है और उस युवक को बेरहमी से मार डालती है। फिर वह घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल देती है ताकि बाकी दानव भी अंदर आ सकें। नीचे मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। सब अपनी मस्ती में लगे थे, जबकि जूली विक्टर के कमरे में थी। ट्रूडी नाम की एक लड़की अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी दानव उसे भी बेरहमी से मार डालते हैं। इसी तरह एक एक करके अनगिनत दानव लोगों को मारने लगते हैं। चारों तरफ चीख पुकार और दहशत फैल जाती है। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक भी जरूर दीजिए। आगे भी ऐसी ही और भी जबरदस्त वीडियो आने वाली है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डोना किसी तरह बचे हुए लोगों को लेकर वैन में गांव की तरफ निकल जाती है। विक्टर जूली को लेकर जंगल के रास्ते भाग जाता है। फिर वह जूली को एक जादुई पेड़ के अंदर भेज देता है, जिससे जूली सीधे एक बेसमेंट में पहुंच जाती है। उधर एलिस को दानव चारों तरफ से घेर लेते हैं। बचने के लिए वह ऊपर से छलांग लगा देता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। फातिमा किसी तरह घायल एलिस को लेकर कॉलोनी हाउस के एक कमरे में पहुंचती है। वह दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताबीज दरवाजे पर टांग देती है। खुशकिस्मती से ताबीज काम कर जाता है और दोनों की जान बच जाती है। दूसरी ओर फादर खत्री बॉयड के पास आते हैं। उन्हें पता चलता है कि बॉयड अकेले जंगल जाने का फैसला कर चुका है। तब फादर खत्री उसे सारा के बारे में पूरी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ सारा ही इस शहर से सबको बाहर निकाल सकती है, इसलिए सारा, बॉयड और फादर खत्री तीनों को साथ में जंगल जाना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद बॉयड मान जाता है, लेकिन तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत बाहर जाकर कॉलोनी हाउस के लोगों को अंदर ले आते हैं। तभी अचानक एक दानव फादर खत्री पर हमला कर देता है। मरने से पहले फादर खत्री सिर्फ इतना कहते हैं, सारा पर भरोसा रखना और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम ही सबको इस अभिशप्त शहर से बाहर निकालोगे। इतना कहकर उनकी मौत हो जाती है। उधर जेड उस डायरी में एक तस्वीर देखता है जिसमें विक्टर के बचपन की फोटो होती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। बॉयड, उसकी पत्नी एबी और उनका बेटा एलिस घूमने निकले थे। रास्ते में उन्हें भी वही अभिशप्त पेड़ दिखाई देता है। उसी के बाद घूमते घूमते वे इस अभिशप्त शहर में पहुंच जाते हैं। शाम हो चुकी थी, इसलिए फादर खत्री किसी तरह उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। उस समय ताबीज नहीं मिला था। एक दिन बॉयड जंगल में गया था, लेकिन वहीं रात हो गई। दानव उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी वह एक गुफा में छिप जाता है, जहां उसे ये ताबीज मिलते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि एबी बंदूक से लोगों को मार रही है। जैसे ही एबी एलिस को भी मारने वाली होती है, बॉयड उसे गोली मार देता है और एबी की मौत हो जाती है। यही वजह थी कि एलिस अपनी माँ की मौत के लिए बॉयड को ही जिम्मेदार मानता था। इसके बाद कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। अगली सुबह बॉयड सारा को लेकर जंगल जाता है। वह सारा को जंगल की एक झोपड़ी में छोड़कर वापस गांव लौट आता है और केनी को सारी जिम्मेदारियां सौंप देता है। क्लिनिक में एलिस का इलाज चल रहा था। बॉयड उससे विदा लेने जाता है, लेकिन एलिस उससे ठीक से बात नहीं
करता। तब फातिमा एलिस को पूरी बात समझाती है। अपनी गलती का एहसास होने पर एलिस खुद बॉयड के पास जाकर उससे माफी मांगता है और आखिरकार पिता पुत्र के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। इधर केनी सबको समझा देता है कि यहाँ कौन, कहाँ और कैसे रहेगा। वह गांव के सारे नियम भी अच्छी तरह समझा देता है। इसके बाद जिम सबको बताता है कि वह कॉलोनी हाउस में एक टावर बनाना चाहता है जिसे रेडियो से जोड़कर बाहर की दुनिया से संपर्क किया जा सके। अगर वह इस काम में सफल हो गया तो सभी लोग इस अभिशप्त शहर से आजाद हो जाएंगे और इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जिम की बात सुनकर सभी के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ सारा और बॉयड जंगल के और भी अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। सारा बार बार बॉयड से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बॉयड हर बार उसे डांट कर चुप करा देता है और आगे बढ़ने को कहता है। चलते चलते शाम हो जाती है, इसलिए वे उसी ताबीज वाली गुफा में रुकने का फैसला करते हैं जहाँ से पहले बॉयड को वे ताबीज मिले थे। लेकिन अगले ही दिन गाँव में एक दुखद घटना हो जाती है। एरिक नाम का एक लड़का आत्महत्या कर लेता है। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। सबसे ज्यादा दुख डोना को होता है। गुस्से और दर्द में वह सब कुछ तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ बॉयड और सारा जंगल के और अंदर जाते हुए एक ऐसा पेड़ देखते हैं जिस पर बहुत सारी बोतलें लटकी हुई थीं। वहाँ सारा को फिर से वही अदृश्य आवाज सुनाई देती है और उसी समय उसे दोबारा पड़ने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है और दोनों एक तंबू के अंदर शरण लेते हैं। जब सारा को होश आता है तो वह बताती है कि उस आवाज ने उससे कहा था यहाँ से वापस चले जाओ। मिस्टर जुगाड़ू से कहना कि मैं गलत थी। यहाँ उन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज मौजूद है। ये नाम सिर्फ बॉयड की पत्नी और उसके बेटे को ही पता था, इसीलिए बॉयड समझ जाता है कि यह संदेश उसकी पत्नी की तरफ से आया है। लेकिन तभी अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उनके तंबू को उलट रही हो। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह उठकर वे देखते हैं कि वे किसी अनजान जगह पर पहुंच चुके हैं। बाहर हर तरफ सिर्फ मकड़ियों के जाले ही जाले थे। वे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक बॉयड को एबी दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल एबी हवा में गायब हो जाती है और वहाँ कुछ मकड़ियां बॉयड को काट लेती हैं। इधर जेड डायरी में विक्टर की वह तस्वीर मिलने के बाद से उसे ढूंढता फिर रहा था, लेकिन विक्टर कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं था। उसे खोजते खोजते वह जिम के घर जूली के पास पहुँचता है, लेकिन जिम जेड को जूली से बात तक नहीं करने देता क्योंकि जूली अभी भी बहुत डरी हुई थी। इसके बाद वे इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि टावर को बिजली का कनेक्शन कैसे दिया जाए। तभी जिम के घर में रखे टेबल लैंप को देखकर जेड के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वे जेड की योजना के अनुसार बहुत सारी लाइट्स का इस्तेमाल करके काम शुरू करते हैं। इस तरह वे टावर को बिजली से जोड़ने में सफल हो जाते हैं। इससे उनकी योजना काफी हद तक सफल हो जाती है। अब सिर्फ रेडियो का सही तरीके से काम करना बाकी था। उधर टैबिथा, ईथन और जूली के साथ मिलकर बेसमेंट में बहुत गहरा गड्ढा खोद चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन टैबिथा यह नहीं जानती थी कि यही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। दूसरी तरफ कुछ दूर जाने के बाद बॉयड आगे नहीं चल पाता क्योंकि मकड़ियों के काटने से उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। तभी वहाँ जबरदस्त तूफान आ जाता है। सारा उसे हिम्मत देती है और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए कहती है। सारा की मदद से कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक लाइट हाउस दिखाई देता है। तभी वहाँ तूफान और भी भयानक हो जाता है और शाम भी होने लगती है। इसलिए बॉयड सारा से कहता है कि वह उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाए क्योंकि अब वह आगे नहीं जा सकता। बॉयड कहता है अगर हम दोनों यहीं रहे तो दोनों मर जाएंगे। हम में से किसी एक को वापस जाकर सबको खबर देनी होगी, लेकिन सारा उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तभी सफेद कपड़े पहना हुआ वह लड़का आता है और सारा से कहता है कि वह उस जादुई पेड़ के अंदर छिप जाए। तब सारा बॉयड को उस पेड़ के अंदर भेज देती है और कहती है मैं आपके ठीक पीछे हूँ। लेकिन पेड़ के अंदर जाते ही बॉयड खुद को चारों तरफ से बंद एक अनजान जगह में कैद पाता है। इधर जिम के यहाँ भी जबरदस्त तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। इन सब के बीच किसी तरह जिम रेडियो चालू करने में सफल हो जाता है। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसका संपर्क बाहर की दुनिया के एक इंसान से हो जाता है, लेकिन वह आदमी अचानक जिम को उसके नाम से बुलाता है और कहता है तुम्हारी पत्नी टैबिथा को वह गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। ये सुनते ही जिम समझ जाता है कि टैबिथा जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वह भागकर घर पहुंचता है और देखता है कि बेसमेंट पूरी तरह धंस चुका है। दूसरी तरफ टैबिथा उस धंस से हुए रास्ते से मॉन्स्टर्स के ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात विक्टर से होती है। विक्टर बताता है कि सफेद कपड़े पहने हुए लड़के ने पहले ही कहा था कि टैबिथा यहाँ आएगी। फिर विक्टर उसे दीवारों पर बने अनगिनत चित्र और निशान दिखाता है जिन्हें उन मॉन्स्टर्स ने ही बनाया था। इसके बाद विक्टर कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उधर कॉलोनी हाउस में जिम द्वारा लगाई गई सारी लाइट्स अपने आप एक एक करके ब्लास्ट होने लगती हैं और आखिर में दिखाया जाता है कि एक बस आकर डाइनर के सामने रुकती है। यानी कुछ नए लोग अनजाने में इस अभिशप्त शहर में प्रवेश कर चुके हैं और उनके आने के साथ ही शुरू होने वाला है एक और भी भयानक नया अध्याय। इसी के साथ खत्म होता है
है फ्रॉम सीजन 1। अगर आप सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।